कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का कबूलनामा सामने आया है। निज्जर मामले में भारत को सबूत नहीं दिए थे, ये खुद कबूल कर रहे हैं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने ये भी कहा है कि आरोप लगाने से पहले सबूत नहीं दिए थे, भारत से सिर्फ जानकारी साझा की गई थी। तो ये बात और कोई नहीं बल्कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खुद कह रहे हैं। एक तरफ जहां पर लगातार आरोपों का सिलसिला 1 साल से चल रहा था, लेकिन अब उन्होंने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि भारत को सबूत नहीं दिए गए थे, आरोप लगाने से पहले कोई सबूत नहीं दिया गया और जो भी बातें कही गई थी वो सिर्फ जानकारी के आधार पर भारत के साथ साझा की गई थी। तो ये कबूलनामा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किया है। Work behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging us. No, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. कनाडा के पीएम के कबूलनामे के बाद भारत ने पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज जो हमने सुना है वो सिर्फ उस बात की पुष्टि करता है जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ लगाए गंभीर आरोपों के समर्थन में हमें कोई सबूत पेश नहीं किया है। तो भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत ने कहा कि जो बात हम कह रहे थे वो एकदम सत्य साबित हुई है, क्योंकि भारतीय राजनयिकों के खिलाफ गंभीर आरोपों के समर्थन में हमें कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। और यही कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी अब कह रहे हैं कि हमने सिर्फ भारत के साथ जानकारी साझा की थी, कोई सबूत आरोपों के साथ नहीं दिए गए थे। तो बीते 1 साल से जो कनाडा का स्टैंड भारत को लेकर है, निज्जर की हत्या को लेकर जिस तरीके की बातें कही गई, भारत के इन्वॉल्वमेंट को लेकर, भारतीय राजनयिकों की इन्वॉल्वमेंट को लेकर, अब वही आरोप लगाने वाले कनाडा के पीएम खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हमने भारत को कोई सबूत नहीं दिया जो आरोप हमारी तरफ से लगाए गए, हमने केवल जानकारियां साझा की थी। तो ये पूरी तस्वीर इस मामले में बन रही है। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मामले में सरकार से अपील की है कि वो विपक्ष को विश्वास में ले और संसद में अपना रुख साफ करें। तो जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि ये जो पूरा मामला कनाडा का चल रहा है, इस मामले में सरकार विपक्ष को विश्वास में ले और संसद में अपना रुख सरकार साफ करे कि क्या स्थिति पूरी चल रही है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो आतंकी गतिविधि में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगा देते हैं, लेकिन इतने गंभीर आरोप पर मांगने के बावजूद सबूत पेश नहीं करते। लेकिन आज हम सबूत पेश करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे ट्रूडो ने अपने मुल्क को आतंक का पातालोक बना दिया है, कैसे आतंकवादी कनाडा में जाकर शरण लेते हैं और फिर उसी जमीन का इस्तेमाल करके भारत विरोधी गतिविधि को अंजाम देते हैं। भारत की बात हम कर रहे हैं और आप देखिए कि जस्टिन ट्रूडो को मुंहतोड़ जवाब किस तरीके से ये रिपोर्ट दे रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दुनिया के सामने क्या बयान दिया था आपने? This is not a choice that Canada made to create a chill in Canada-India relations. India is an important democracy, is a country with which we have deep historical people-to-people business ties. किसकी आंख में धूल झोंक रहे हैं आप? अपनी अल्पमत सरकार को बचाने के लिए जानबूझकर और सोची समझी रणनीति के तहत आपने भारत पर अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। We will never tolerate the involvement of a foreign government threatening and killing Canadian citizens on Canadian soil. आपके मुंह से निकला हर शब्द झूठ है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं, क्योंकि कनाडा वो देश है जिसकी गोद में बैठकर आतंकवाद दशकों से पनप रहा है। खाद पानी देकर खालिस्तानी आतंकवादियों को पाला पोसा जाता है, लेकिन आज हम ये बात यूं ही नहीं कहेंगे। आज हम ट्रूडो के
आतंक वाले पाताल लोक का हर सबूत पेश करेंगे। हम आज बताएंगे कि कैसे ट्रूडो के कार्यकाल में खालिस्तानी न सिर्फ ताकतवर हुए हैं बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने वाली फौज के लिए ट्रूडो ने कनाडा को सबसे बड़ी पनाहगाह बना दिया है। वहाँ सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहाँ पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दे और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो लिस्ट है जिसमें विदेश में छिपे गैंगस्टर्स का ब्यौरा मौजूद है। इस पन्ने पर 12 गैंगस्टर्स के नाम हैं, जिनमें से 9 ने कनाडा में पनाह ले रखी है। इस लिस्ट को देखकर आप समझ गए ना, सबसे ज्यादा गैंगस्टर कनाडा में ही है। कनाडा इन गैंगस्टर्स के लिए सेफ हेवन क्यों बना हुआ है और कनाडा की सरकार ने कभी इन गैंगस्टर्स के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया? ये समझने से पहले आप वो अपराध जान लीजिए जिनसे निपटना भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसका कनाडा को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कनाडा इसके बारे में उन देशों के आगे जाकर सब कुछ बताएगा जिनके आगे वो निज्जर हत्याकांड में भारत के सहयोग ना देने का रोना रो रहा है? अब उन बड़ी वारदातों पर गौर कीजिए जो भारत में कनाडा से अंजाम दी गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ माना जाने वाला सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ जो कनाडा में छिपा बैठा है। गोल्डी बराड़ वो नाम है जिसने सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी बराड़ हत्या, हथियारों की सप्लाई और गोला बारूद की तस्करी जैसे अपराधों को अंजाम देता है। साल 2017 में ही गोल्डी बराड़ कनाडा भाग गया था और फिर कनाडा से ही लॉरेंस का गैंग चला रहा है। भारत सरकार ने गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित कर दिया है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। गोल्डी बराड़ की 5 अलग-अलग तस्वीरें पंजाब पुलिस के डोजियर में हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि वक्त के साथ साथ गोल्डी बराड़ अपना हुलिया बदलता रहता है। इस डोजियर के अंदर उसके 13 साथियों का कच्चा चिट्ठा भी है जो हर क्राइम में उसके साथ रहे हैं और डोजियर में सबसे पहले नंबर का साथी है उसका गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में बैठे इस आतंक के आका पर अपनी आंखें मूंद रखी हैं। गोल्डी बराड़ के गुनाह उनको दिखाई नहीं देते। ऐसे अपराधियों से उनके देश को किसी तरह की सुरक्षा का खतरा भी नहीं होता। और रुकिए, गोल्डी बराड़ अकेला नहीं है। लिस्ट में अगला नाम है लखबीर सिंह उर्फ लंडा। लखबीर सिंह लंडा की कुंडली देखिए, ए कैटेगरी का गैंगस्टर है। पंजाब के तरन का रहने वाला है। साल 2017 में कनाडा भाग गया था। मई 2022 में मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट दागने का मास्टरमाइंड है लखबीर उर्फ लंडा। 2021 में पट्टी के डबल मर्डर केस से कुख्यात हुआ। अमृतसर, तरन, फिरोजपुर और मोगा तक उसके गुर्गे एक्टिव हैं। अक्टूबर 2021 में तरन पुलिस ने 50 लाख की फिरौती को लेकर लखबीर के खिलाफ केस दर्ज किया था। केस दर्ज हुआ था तो लखबीर सिंह ने फेसबुक पोस्ट के जरिए पंजाब पुलिस को ही धमकी दे डाली थी। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के हरविंदर उर्फ रिंडा और वाधवा सिंह का खासम खास है लखबीर सिंह। लखबीर सिंह के ऊपर पंजाब के अंदर हत्या की कोशिश के 21 मुकदमे दर्ज हैं। तो बताइए, जस्टिन ट्रूडो गुनाह को अपने सिर का ताज समझने वाले ऐसे गैंगस्टर को अपने मुल्क में शरण देने को कैसे जायज ठहराते हैं आप? कोई आतंकवादियों का शरण दे रहे, कल वो देखेंगे यही आतंकवादी कनाडा में किस प्रकार से उधम मचाते, कनाडा में किस प्रकार से प्रॉब्लम होती है। वहाँ के आम लोग परेशान है, सरकार नहीं समझ रही है। ये बड़ा अफसोस है। आतंक के इस पाताल लोक में तीसरा नाम आता है अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का। अर्श डल्ला नाम का गैंगस्टर भी कनाडा में ही छिपा हुआ है। मोगा जिले में कांग्रेस के लोकल लीडर का कत्ल हुआ था और कत्ल की जिम्मेदारी अर्श डल्ला ने ली थी। ट्रूडो साहब और सुनिए, भारत में कनाडा से हत्या, फिरौती और आरपीजी अटैक ही नहीं करवाए जाते, बल्कि कैनेडियन सिटीजन पर भारत में ड्रग्स के धंधे में शामिल होने के भी संगीन आरोप हैं। भारत के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को 28 कैनेडियन सिटीजन वांटेड हैं। इनके बारे में भारत के दस्तावेज
और तमाम डोजियर आपको भेजे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, अदालतों के दस्तावेज भी आपकी सरकार को भेजे गए। लेकिन आज तक कनाडा की सरकार ने भारत सरकार को ना तो ये बताया कि उनके द्वारा भेजे गए डोजियर पर आपने क्या कार्रवाई की और जो आरोपी वहां रह रहे हैं उनके खिलाफ कोई जांच चल भी रही है या नहीं। आप अगर आरोप लगाते हैं तो कम से कम अपने यहां रह रहे आरोपियों पर चुप रहना नहीं बनता। तो इन सबूतों से आंख कैसे फेरेंगे जस्टिन ट्रूडो? आपके देश में आतंकियों की इतनी लंबी लिस्ट है कि गिनती करने में घंटों निकल जाएं, लेकिन सिर्फ अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए ट्रूडो कनाडा को आतंक का गढ़ बना चुके हैं। पंजाब की पुलिस पर रॉकेट अटैक करवाने वाले भी कनाडा में रहते हैं और पंजाब में ड्रग्स का जाल बिछाने वाले भी। भारत सरकार ने कनाडा सरकार को डोजियर तक भेजे, लेकिन सवाल यह है कि ट्रूडो सरकार ने इन वांटेड अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की? दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एबीपी न्यूज आज आईना दिखा रहा है और दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहा है। ये भारत का वो गद्दार है जो कनाडा की कोख में बैठकर देश के खिलाफ जहर उगलता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डोजियर में साफ बताया गया था कि भारत को कई देश में बांटना चाहता है पन्नू। धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा करना चाहता है। मुस्लिमों के लिए वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दुस्तान बनाना चाहता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू अलगाववादी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है, जो पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करने की मांग करता है। 7 जुलाई 2022 को गृह मंत्रालय ने पन्नू को आतंकवादी घोषित किया था। देश भर में पन्नू के खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास कनाडा के साथ साथ अमेरिका की नागरिकता भी है। 56 साल का गुरपतवंत सिंह पन्नू का परिवार बंटवारे यानी 1947 में पाकिस्तान से अमृतसर आया था। गुरपतवंत सिंह पन्नू का जन्म अमृतसर में ही हुआ था और उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली है, लेकिन देश के खिलाफ गैर कानूनी काम करने का रास्ता उसने चुना। पन्नू वो शख्स है जो इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को $2.5 मिलियन देने की घोषणा कर चुका है। पन्नू ने ऐसे पुलिसकर्मी को $1 मिलियन देने की घोषणा की थी जो 15 अगस्त 2021 के दिन लाल किले पर तिरंगा लहराने से रोके। अब समझिए कि कनाडा की जमीन पर बैठे पन्नू जैसे देश विरोधी लोग कितने ताकतवर हैं कि इनको पैसों की भी कोई कमी नहीं होती। और क्यों नहीं होती? दरअसल खालिस्तानी और गैंगस्टर्स का नेटवर्क मिलकर काम करता है। एनआईए की जांच में खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टरों के गठजोड़ के पुख्ता सबूत मिले हैं। इस गठजोड़ के निशाने पर पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। गैंगस्टरों के साथ मिलकर वसूली का खेल खेल रहे हैं कनाडा के खालिस्तानी। बहुत अफसोस की बात है कि कनाडा आज आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है। वहाँ की सरकार डिपेंडेंट है आज सिख आतंकवादी ग्रुप की पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। यही कारण है कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने उनके सर पर पिस्टल रखी हुई है और पूरे डोमिनेट कर रहे हैं। मजबूर है वो पार्टी आज कि सिख आतंकवादियों को सपोर्ट दे रही है। वहाँ भारत के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, भारत के राजदूत को धमकियाँ दी जाती हैं, जबकि कनाडा सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी डिप्लोमेट हो उसकी पूरी सुरक्षा दी जाए, ये एज पर जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, पंजाब में इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट तक पकड़ा गया जिसके तार कनाडा से जुड़े हुए हैं। 6000 करोड़ रुपए के ड्रग्स का नेक्सस था। कैनेडियन सिटीजन अनूप सिंह काहलो इस केस में गिरफ्तार किया गया। मोहाली के जीरकपुर में उसके घर की छत से हेरोइन बरामद हुई और ये ड्रग्स वो पटियाला में नामी खिलाड़ियों को सप्लाई करता था। अनूप सिंह काहलो की निशानदेही पर इस ड्रग्स रैकेट का किंगपिन जगदीश सिंह भोला पकड़ा गया और बड़े बड़े लोगों की इस केस में गिरफ्तारी हुई। पंजाब पुलिस की जांच के बाद जब मनी ट्रेल की जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शुरू की तो उसमें 28 कैनेडियन सिटीजन के शामिल होने के सबूत मिले। इनमें से 12 को एक्स्ट्राडिशन के लिए यानी भारत लाने के लिए अदालती कार्रवाई और वहां के आदेश आपकी सरकार को भेजे जा चुके हैं, जबकि अन्य 16 आज भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को वांटेड हैं। लेकिन इन तमाम लोगों के खिलाफ अभी तक कनाडा की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अनूप सिंह काहलो
ड्रग्स केस में जमानत मिलने के बाद कनाडा भाग गया, आज तक लौट कर नहीं आया। आज भी अदालत में उसके खिलाफ चार्जशीट खड़ी है, वो भगौड़ा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस में। जस्टिन ट्रूडो, आपकी सरकार अपने आरोपों के पक्ष में ना तो सबूत दे पा रही है और ना ही पुलिस कोई गवाह, लेकिन भारत सरकार का एक रिटायर्ड अफसर आज आपको बताएगा कि आपके नागरिकों ने भारत में क्या क्या किया है और आपने कैसे उन सबकी करतूतों पर अब तक पर्दा डाल रखा है। मेरी इन्वेस्टिगेशन में तकरीबन 40 लोग ऐसे थे जो वांटेड थे मुझे ड्रग केसेस में, तो उसके अंदर बहुत से लोग शामिल थे जो कनाडा में ही बैठे हुए हैं। और मेरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी रिवील हुआ कि ये जो गैंगस्टर्स हैं उनका भी कनेक्शन है और जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनका भी उनसे कनेक्शन है। तो हमें ये रिक्वायर्ड था कोऑपरेशन, और जो डिटेल हमने मांगी थ्रू कोर्ट से हमने ऑर्डर करवाए, लेकिन उसके बावजूद हमें कोऑपरेशन नहीं मिला। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो काफ़ी जो मुलजम शामिल थे इसके अंदर, अक्यूज शामिल थे जिनको सजा भी हुई है, उनकी जो प्रिंसिपल्स थे, उनके मेन जो एक्टर्स थे, वो लोग कनाडा में बैठे हुए हैं। दरअसल ट्रूडो वो ही कर रहे हैं जो उनके पिता पियरे ट्रूडो ने किया था। कैसे किया, उस कहानी के लिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश के एक बड़े आतंकवादी की तस्वीर को पूरे सम्मान के साथ धार्मिक स्थल की दीवारों पर चस्पा किया गया हो, लेकिन कनाडा में ऐसा होता है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, जो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर से सामने आई थी। इस शहर के गुरुद्वारे पर जिस शख्स की तस्वीर लगाई गई है उसका नाम है तलविंदर सिंह परमार। तलविंदर सिंह परमार खुद को खालिस्तानी अलगाववादियों का मसीहा कहता था। आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल को तलविंदर सिंह परमार ने ही शुरू किया था। बेटे जस्टिन ट्रूडो की तरह पियरे ट्रूडो कैसे आतंकवाद पर आंख मूंदे रहे, उसकी मिसाल है कनिष्क बम कांड। साल 1985 में कनिष्क हाईजैक कांड ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो के कार्यकाल में ही खालिस्तानी आतंकवादियों ने एयर इंडिया के विमान कनिष्क को हाईजैक करके हवा में बम से उड़ा दिया था। हमले में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। मारे गए लोगों में 270 कनाडा के नागरिक थे। बावजूद इसके पियरे ट्रूडो की आंख पर पट्टी बंधी रही। इस हमले का मास्टरमाइंड था तलविंदर सिंह परमार। लेकिन कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री और जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो ने कनिष्क बम कांड के मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था। बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा यह है कि जो हमलावर आए थे वो 65 गोलियों से लैस थे और बाबा सिद्दीकी को मारने की फुल प्रूफ प्लानिंग उनकी थी। आरोपियों ने कुल 6 गोलियां चलाई थी। गिरफ्तार गुरमेल और धर्मराज से 2 हथियार मिले थे। वहीं घटनास्थल के पास एक बैग मिला था जिसमें कई राउंड गोलियां थी और एक उसमें हथियार भी मिला था। तो पूरी तस्वीर यह है कि फुल प्रूफ प्लानिंग थी बाबा सिद्दीकी की हत्या की। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा यह हो रहा है कि 65 गोलियों से लैस होकर बाबा सिद्दीकी के हत्यारे आए थे। बाबा सिद्दीकी के हत्यारों के पास से कई राउंड गोलियां मिली थी। और इसी मामले में एक और अहम खबर यह है कि मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। आरोपी शुभम लोनकर के खिलाफ यह सर्कुलर जारी किया गया है। शुभम लोनकर का फोटो भी जारी किया गया। नेपाल बॉर्डर पर भी फोटो सर्कुलेट किया गया है। शुभम लोनकर के नेपाल भागने की फिलहाल मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच को आशंका है। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़ा एक नया अपडेट ये आ रहा है कि मुंबई पुलिस ने आरोपी शुभम लोनकर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। शुभम लोनकर का फोटो भी जारी किया गया और पुलिस को आशंका है कि वो नेपाल की तरफ भागा है। और वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर गिरफ्तार किया गया है। पानीपत से शूटर को सुखा गिरफ्तार किया गया। मुंबई हरियाणा पुलिस का यह ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। सलमान खान पर हमले की इसने सुपारी ली थी और सलमान के घर के बाहर फायरिंग भी करवाई थी।
तो ये एक अहम कामयाबी मिली है। मुंबई पुलिस और हरियाणा पुलिस का जो ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर गिरफ्तार किया गया है। पानीपत से शूटर सुक्खा गिरफ्तार किया गया और इसकी गिरफ्तारी मुंबई हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में हुई है। सलमान खान पर हमले की सुपारी इसी ने ली थी और सलमान के घर के बाहर फायरिंग की थी। और अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा को आज नई सरकार मिलने जा रही है। हरियाणा के सीएम का शपथ ग्रहण होगा। नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे। पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। 12 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण में हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, एनडीए घटक दलों के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। तो आज हरियाणा के पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंचकुला में यह भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और जानकारी ये मिल रही है कि 12 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, साथ ही साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। हालांकि अगर हम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे, लेकिन एनडीए घटक दलों के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो संभावित मंत्री कौन कौन सी तस्वीरें आप देखिए। अनिल विज जो कि मनोहर लाल सरकार में मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, बहुत बड़ा चेहरा है। हरियाणा में बीजेपी का 1970 में एबीवीपी के महासचिव बने थे। 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने अनिल विज और संभावित मंत्रियों की जो सूची उसमें पहला नाम ये है। फिर दूसरे देखिए संभावित मंत्री हैं राव नरबीर सिंह, बादशाहपुर विधानसभा सीट से जीते हैं, चौथी बार के विधायक हैं, चौथी बार विधानसभा पहुंचे हैं, चुनाव जीतकर हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं और इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भी उन मंत्रियों की सूची में है। 1987 में पहली बार ये मंत्री बने थे, एक लंबा इनका कार्यकाल। अब देखिए तीसरे जो संभावित मंत्री हैं लक्ष्मण यादव हैं, रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव जीते हैं, 2019 में कोसली विधानसभा से चुनाव जीते थे और इनका नाम भी प्रमुख रूप से सामने आ रहा है संभावित मंत्रियों की सूची में। विपुल गोयल फरीदाबाद विधानसभा से चुनाव जीते हैं और संभावित मंत्रियों में इनका नाम भी है। मनोहर लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे विपुल गोयल और माना जा रहा है कि इस बार भी वो रहेंगे मंत्री बनने की लिस्ट में। 2014 में पहली बार विधायक बने थे और इस बार भी मंत्री बनने की पूरी संभावना नजर आ रही है विपुल गोयल की। तो ये हम संभावित चेहरे आपको दिखा रहे हैं जो आज शपथ ग्रहण कर सकते हैं मंत्री के तौर पर। तो दूसरी बार नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेने जा रहे हैं। पंचकुला में भव्य समारोह होगा शपथ ग्रहण का, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, गृह मंत्री मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री मौजूद होंगे, साथ ही साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद होंगे। तो पंचकुला में व्यापक तैयारियां हैं, शपथ ग्रहण की तैयारियां हो चुकी है और आज 12 बजे ये शपथ ग्रहण होगा। और इनके साथ ही साथ ये जो संभावित चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, अनिल विज हैं, कृष्णलाल पवार हैं, कृष्ण बेदी हैं, जो कि संभावित मंत्रियों की सूची में है। अनिल विज अंबाला कैंट से आते हैं। वहीं अगर हम बात करें कृष्ण बेदी की तो नरवादा विधानसभा से हैं, इसराना से कृष्णलाल पवार हैं, जो कि संभावनाओं की जो सूची है उसमें इनका नाम बड़े प्रमुख रूप से है कि ये जो 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं उनमें से चेहरे शामिल हैं। महिपाल वांड्रा है, मूलचंद शर्मा है, राव नरबीर सिंह है, ये वो चेहरे हैं जो शपथ आज मंत्री के तौर पर ले सकते हैं। अरविंद शर्मा का भी नाम है, सुनील सांगवान का नाम है, कृष्णलाल मिड्डा का नाम भी तेजी से चल रहा है कि ये भी मंत्री हो सकते हैं। लक्ष्मण यादव, विपुल गोयल, तेजपाल तंवर भी हैं जिनका संभावित मंत्रियों की सूची में दावेदारी जो है, जो प्रबलता से नाम है, वो सामने आ रहा है। तो इससे पहले नायब सिंह सैनी को कल विधायक दल का नेता चुना गया। पर्यवेक्षक बनकर गए। अमित शाह की चाणक्य नीति काम आई, जिससे हरियाणा में बीजेपी की भीतर मुख्यमंत्री पद वाली रेस को थाम लिया गया। मिनटों में सर्वसम्मति बन गई। सीएम पद के दूसरे दावेदार भी एक सुर में कह उठे, नायब ही बनेंगे सीएम। अमित शाह मुस्कुराए और इस एक मुस्कुराहट ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री को लेकर सारे किंतु परंतु पर विराम लगा दिया।
तय हो गया कि नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिर से एक बार नायब सिंह जी को आप सबने नेता चुना है। मुझे विश्वास है नायब सिंह की सरकार इसी तरह से काम करेगी जिस तरह से हमने साढ़े 9 साल भ्रष्टाचार विहीन। पंचकूला में अमित शाह की इस घोषणा से पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नायब सिंह सैनी की ताजपोशी का रास्ता तैयार हो चुका था। विधायक दल की बैठक में अनिल विज और कृष्ण बेदी ने नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। कृष्ण बेदी दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जबकि अनिल विज का नाम मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदारों में गिना जा रहा था। आरओ ने एक मत से विधायक दल का नेता चुना है और वो मुख्यमंत्री कल शपथ लेंगे। मैं कभी पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी, मैं वो भी पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। अनिल विजय मेरा नाम। विधायकों ने नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगाई तो गुलदस्ते पेश किए जाने लगे। हरियाणा के लोगों ने आदरणीय मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को, जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। इसके तुरंत बाद अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी की टीम राजभवन पहुंची। नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल के आगे सरकार बनाने का दावा पेश किया और कुछ ही देर बाद जश्न में जलेबियां बंटने लगी। इधर जश्न चल ही रहा था कि 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया। शपथ ग्रहण समारोह पंचकूला के दशहरा मैदान में होगा। अपने क्षेत्र के विकास के लिए और उसकी उन्नति के लिए हमने ये फैसला लिया है। हम सरकार के साथ जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण के बाद चंडीगढ़ में बीजेपी की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और घटक दलों के नेता। इस सम्मेलन में विकास के मुद्दों, संविधान के अमृत महोत्सव और आपातकाल के संदर्भ में लोकतंत्र की हत्या की कोशिश के 50 साल पूरे होने पर यह चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस पर सत्तारूढ़ गठबंधन के नए हमले के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा में जीत भले ही बीजेपी को मिली, लेकिन मनोबल पूरे एनडीए का बढ़ गया है। इसका असर महाराष्ट्र में भी दिखाई दिया। महायुति में शामिल तीनों पार्टियों के नेता मुंबई में एक मंच पर आए। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने मिलकर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया और इसके बाद महाविकास अघाड़ी पर धुआंधार हमला बोल दिया। हरियाणा का चुनाव जब तक नहीं हो रहा था तब तक बहुत डांस कर रहे थे, जलेबी बांट रहे थे, पेड़ा बांट रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, ढोल फोड़ रहे थे। जैसे हरियाणा का ढोल फूट गया, अभी जमीन पे आए वो लोग। महाराष्ट्र में महायुति के दिग्गज एक साथ सामने आए और विपक्षी एमबीए पर धुआंधार हमला बोला। एवढ्या रिपोर्ट कार्ड मध्ये ते मावू शकत नाही। अपनी सरकार के काम पर रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति की सरकार ने जितना काम किया है उसके आगे विरोधी गठबंधन की सरकार कहीं नहीं ठहरती। जब से हमारी सरकार बन गई तब से उनका आक्षेप चालू है। सरकार गिरेगी, गलत डिसीजन ले रहे, सरकार गिरेगी, करते 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 हमारी सरकार मजबूत होते गई। आज 900 निर्णय हमने लिए हैं, ये जनता के हित में निर्णय लिए। पिछली जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उस सरकार में सरकार माइनॉरिटी में आने के बाद और जब राज्यपाल जी ने पत्र दिया था कि आप मेजॉरिटी दिखाओ, तब कैबिनेट लेकर निर्णय लिए। तो इसलिए जरा गिरेबान में अपने झांक कर देखो, हम तो लेजिटिमेट है, हमको हर रोज निर्णय लेने का अधिकार है। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले लिए गए एक के बाद एक बड़े फैसले को लेकर विपक्षी दलों के सवालों पर भी मुख्यमंत्री शिंदे ने जवाब दिया। देखो, कोई भी निर्णय लेना क्या तुरंत एक दिन में नहीं होता है। उसके लिए पूरा तैयारी करना पड़ता है, नियोजन करना पड़ता है, पैसे का व्यवस्था करना पड़ता है। टिकट को लेकर जारी खींचतान और दल बदल पर अजित पवार बोले, कहा दूसरी जगह वही जा रहे जिन्हें इधर टिकट नहीं मिल रहा। मेरे यहाँ से उसको टिकट नहीं मिलता है, उसके लिए वो वहां जा रहे हैं, और जिसको मैं टिकट देने वाला हूँ वो मेरे साथ रहे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।